गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारे पास है, जिस विषय के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ये जनसत्ता का एडिटोरियल है, जनता के मुख्य पृष्ठ के भाग को जो आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रोजगार संकट के बारे में, और इसे लिखा आतिफ रब्बानी जी ने। तो देखिए, रोजगार का संकट ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे देश के नेताओं की, हमारे देश के नीति नियंताओं की, हमारे देश के तमाम जो संगठन बनाए गए हैं देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ठीक है, एक समरसता बनाए रखने के लिए उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि देश में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, कुछ लोग बता रहे हैं जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, वो -24 में चला गया। यदि यही स्थिति रही, जीरो हो जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। तो इसमें दोस्तों बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चुनाव करने का है। जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि नीतीश जी, आपके कार्यों की मैं सराहना करता हूँ। जिस तरह से आप डेली मुझे रूटीन न्यूज़पेपर भेज देते हैं, और जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी एज ए कम्प्लीमेंट देते हैं इस लेख से संबंधित या मुझसे संबंधित, थैंक यू। आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगता है। यदि आप 2 शब्द लिख देंगे नीचे तो थोड़ा सा मैं भी ना स्पिरिट में आ जाता हूँ, ऊर्जावान हो जाता हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसे लिखा आतिफ रब्बानी जी ने। तो यहाँ पे देखिए, भारत कोरोना महामारी की गिरफ्त में तो है ही, अब इसे बेरोजगारी की महाआपदा का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए बचाव के सबसे पहले उपाय के तौर देश भर में करीब 2.5 महीने की पूर्णबंदी की गई थी। इस दौरान सारे दफ्तर, उद्योग, कारखाने बंद रहे और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों लोगों का काम धंधा चौपट हो गया और नौकरियां चली गईं। इस वक्त अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ सबसे बड़ा संकट यह है कि लोगों के पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले से बाजार में नौकरी की तलाश में थे। बेरोजगारी का यह संकट कोई नया नहीं है। पूर्णबंदी से पहले भी बेरोजगारी दर पिछले 4 दशक के उच्चतम पर पहुँच चुकी थी। विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। मार्च से जुलाई के बीच देश में 1.9 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरी चली गई। यह संख्या यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, ये आंकड़े एक विश्वसनीय संस्थाओं से कलेक्ट किया गया है, ऐसे ही कोई एडिटोरियल में नहीं रख देता है। तो यदि कोई आजकल जो है ना, किसी एक पार्टी विशेष के लोग इतने डूब चुके हैं खुद में कि ये प्रश्न वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नहीं, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप प्रशासनिक चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी के लोग हैं, अभिजात वर्ग जिसे कहा जाता है। तो ऐसे लोगों से बहस करें, डिबेट करें, जो उस स्थान पर है, जो आपकी बातों को समझ सकता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और यदि कोई ना मिले ना, तो मुझे कॉल किया करिए, अच्छे तरीके से बात करके जो भी आपके सामने प्रश्न हो मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। या भी कोई भी प्रश्न हुआ करता हो तो आप क्या किया करिए, कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रश्नों को छोड़ दिया करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब मैं कल 1 दिन बाद बनाऊँगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपका दे दूँगा। ऐसे प्रश्न करिए, ये नहीं कि सर 3 फलाना ढेकाना मैथमेटिक्स मत दीजिएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे कैसे बताऊँगा। जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र की हालत का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। बेरोजगारी दर 26% के स्तर पर पहुँच चुकी है। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा है, 24 से 26 पहुँच चुकी है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार, जिनमें बड़ी तादाद दिहाड़ी मजदूर की है, उन्हें अब फिर से रोजगार मिलना शुरू हुआ है। CMIE ने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि सिर्फ अप्रैल महीने में देश में 12 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग बेरोजगार हो गए थे। जुलाई में यह संख्या घटकर 1 करोड़ के आसपास रह गई, यानी 11 करोड़ लोग वापस काम पर लग चुके हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी काम पाना उतना कठिन नहीं होता जितना संगठित क्षेत्र में नौकरी पाना, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों स्थायी, ठीक है। बुरा हाल तो उन बेरोजगार युवाओं का जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे और हर महीने वेतन पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां गईं तो लोगों को वेतन मिलना बंद हो गया।
कोरोना संकट के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में रोजगार की स्थिति को लेकर एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक के अनुसार इस साल के अंत तक भारत के 41 लाख नौजवान नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं उन पे भी आप बहस करिए। जो लोग एक तरह एकदम अंध बने हुए हैं ना, मूर्ख बने हुए हैं, क्यों नहीं ये नहीं हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा वही लोग कह रहे हैं जिनके पास न रोजगार है न खाने को कुछ नहीं है। बस एक पार्टी विशेष एक संगठन के द्वारा उनको ऐसे रोटियां फेंकी जा रही, लो भैया लो। यदि आप पढ़े लिखे हैं मित्रों तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को श्रेय मत दीजिए। जो गलत है उसको गलत कहने का जज्बा रखिए, जिगरा रखिए। आप किसी अन्य पार्टी संगठन के विचारधारा से चलेंगे कि आपके मम्मी पापा उनका विचारधारा, जो उनके संस्कार आपके ऊपर नहीं पड़े। माँ बाप से बड़ा कोई भी सलाहकार नहीं होता। वो जब भी आपको कभी किसी प्रकार का सलाह देंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा। पर जब कोई दूसरे जगह का व्यक्ति, किसी पार्टी का संगठन का आपका व्यक्ति जब आपको सलाह देगा तो कहीं ना कहीं उसमें अपना भी स्वार्थ रखेगा, तब आपको सारी बातें बताएगा, अन्यथा कभी नहीं। पूर्णबंदी के दौरान खड़े हुए बेरोजगारी के इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल असीम आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग की भी व्यवस्था की है। इस पोर्टल पर पिछले 40 दिनों में 69 लाख बेरोजगारों ने नौकरी की तलाश में अपने को पंजीकृत किया। कुल पंजीकृत लोगों में सिर्फ 7,700 को काम मिला। मतलब यह कि 0.1% लोगों यानी 1,000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक आदमी को काम मिला। इसी पोर्टल पर 14 से 21 अगस्त के बीच महज एक सप्ताह में 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें मात्र 691 लोगों को ही काम मिला। काम मिलने का अनुपात ज्यों का त्यों बना रहा, जो 0.1% से भी कम है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में जिस तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही उसके अनुपात में रोजगार मिलने की संभावनाएं अति न्यून है, बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि नहीं के बराबर है। तो देख रहे हैं ज़्यादातर जो खुलासे हो रहे हैं कि पूरी तरह से जो बेरोजगारी हो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो दोस्तों जो परचेजिंग पावर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उनसे जाके पूछिए जिन्होंने लोन पे तमाम तरह की चीज़ें, टेक्निकल गैजेट्स, इक्विपमेंट, गाड़ी बंगला ले रखा है, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई। वो सोच रहे हैं कि मैं चुकाऊँ कैसे, ठीक है, क्योंकि किसी में चीज़ों में रियायत नहीं दी गई और इतना भी रियायत नहीं दी गई है कि किसी को अच्छा लगे। मतलब एड़ी खिया जाएगी। दिलचस्प तो यह है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर पिछले कई वर्षों से रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। जाहिर है सरकार उपभोग, रोजगार और अन्य आर्थिक आंकड़ों को दबाए रखना चाहती है ताकि विस्फोटक स्थिति सामने ना आ पाए। अब तो राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श कार्यालय को भी खत्म कर दिया गया है। इसका विलय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में करके एक नया संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। NSO संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्थान एक सरकारी अंग होगा और इसकी जवाबदेही सरकार के प्रति होगी। रोजगार पर पहली चोट नोटबंदी से लगी थी। इसके बाद कोरोना महामारी ने बची खुची कसर पूरी कर दी। बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े सरकारी नीतियों की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं। ऐसे आंकड़ों को जारी न करना और बिना आंकड़ों के ही नीति बनाना आंकड़ागत रूढ़िवाद है। प्रख्यात पत्रकार क्रिस एंडरसन ने आंकड़ागत रूढ़िवाद के संदर्भ में कहा भी था, पर्याप्त आंकड़े होने पर संख्याएं स्वयं अपनी सच्चाई बयान करती हैं। सरकार ने इस कथन को अक्षरंश लिया है। रोजगार की वास्तविक स्थिति को अगर छिपाना है तो पर्याप्त आंकड़ों का खुलासा ही न करना बेहतर है। लेकिन पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता समस्या निवारण का बुनियादी कदम है। मसलन अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसका सफल इलाज तभी हो सकेगा जब यह पता चले कि कैंसर शरीर के किस हिस्से और कितनी घातक स्थिति में है। इसके लिए कैंसर संबंधी जांचें जरूरी हैं, न कि दूसरे अनावश्यक आंकड़े। यही हाल मौजूदा अर्थव्यवस्था का भी है। रुग्णता से जूझ रही अर्थव्यवस्था का इलाज कैसे हो, इसके लिए सही आंकड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। असीम जॉब पोर्टल असल में एक ऐसा ऑनलाइन ठिकाना है जहां से नियोक्ता को वांछित योग्यता वाले कर्मचारी मिल सके और नौकरी तलाश करने वालों को नियोक्ता। जाहिर है अभी तभी कारगर होगा जब श्रम बाजार में श्रमिकों की मांग होगी। श्रम बाजार में श्रमिकों की मांग तब निकलेगी जब आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हों।
अर्थव्यवस्था में गतिशीलता हो, वृद्धि के संकेत मिल रहे हों, लेकिन अभी इनमें कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी जनित मंदी से उबरने के लिए तमाम पैकेजों का प्रावधान किया है, लेकिन सरकार के ये सारे उपाय मूलतः तरलता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इसलिए इनके अपेक्षित परिणाम इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि समस्या तरलता की नहीं, मांग की है। चूँकि रोजगार का सीधा संबंध मांग से है, मांग होती तो खपत होगी और इस बढ़ी हुई खपत को पूरा करने के लिए उत्पादन करना होगा। उत्पादन के लिए निवेश करना होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था के चक्र को चलाने के लिए ऐसे उपायों की ज़रूरत है जिससे बाजार में मांग बढ़े। इसके लिए राजकोषीय उपाय किए जाने चाहिए। राजकोषीय उपायों से लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी और इसी को उपभोग बढ़ेगा, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन तथा रोजगार पर पड़ेगा, दोनों में वृद्धि होगी। देश के कुल रोजगार में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत कम हिस्सा है, फिर भी इनमें वर्षों से लंबित भर्तियों में त्वरित नियोजन से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। वहीं निजी क्षेत्र के लिए वेतन सब्सिडी जैसे उपाय भी प्रभावकारी होंगे। नीतिकारों को सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों सहित समग्र श्रम बाजार नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन पर भी विचार करना होगा। पर्याप्त रोजगार सृजन सहित सार्वभौमिक नियमित आमदनी उपलब्ध कराने की योजनाएं भी बेरोजगारी से निपटने में कारगर हो सकती हैं। महामारी के बाद के दौर में वैश्विक अर्थतंत्र में हालात बदले हुए होंगे। संचार सूचना तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, इसलिए युवाओं के तकनीकी कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।